हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और भैया जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने आपको ये कहा था कि रेजोनेंस की सबसे जो मस्ट कंडीशन होती है ना, वो होती है एक तो कॉन्जुगेशन की, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। बिना कॉन्जुगेशन के हम रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन जो है वो मैंने कहा था कि कंपाउंड हमारा प्लेनर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो है वो अपने पास कि कंपाउंड की प्लेनरिटी के लिए उसके जो पी ऑर्बिटल, जब कंपाउंड प्लेनर होगा या कंपाउंड का हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि उसके पी ऑर्बिटल क्या होंगे, ऐसे पैरेलल होंगे। तो पी ऑर्बिटल के बीच में पैरेलल मतलब पैरेलल होने की वजह से हम बोलते हैं कि उनमें क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, वो आपस में पाई बॉन्ड बना सकते हैं। और इसी के कारण जो है वो एक तरीके से रेजोनेंस जो है वो आगे चलता है, ठीक है। अब देखो जरा कि थोड़ा सा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहां पर सबसे पहला जो कॉन्जुगेशन देखा था ना, हम बात कर रहे हैं जी टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की, है ना, कि कॉन्जुगेशन कितने तरीके के होंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। और टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन में सबसे पहला हमने देखा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ये हमने देखा। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी आए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह की कंडीशन आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोलेंगे, है ना। और फिर हमारे पास जो है वो दूसरा जो कॉन्जुगेशन है, ये अपने पास है पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये सेकंड कॉन्जुगेशन का टाइप है अपने पास, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। अब देखो जरा कि ये पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन क्या होता है, समझने की कोशिश करना कि भैया पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है तो कंडीशन ऐसी आएगी कि जैसे CH3 है ना, या CH2 और डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन है। मैंने कहा कि कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो जैसी कंडीशन हमने लास्ट में देखी थी, पिछले कॉन्जुगेशन में देखी थी कि किस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन किया था, कैसे जो पी ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, वो सारी की सारी कंडीशन उस पर तो लगती है, उसके आगे के जितने भी अपने पास कॉन्जुगेशन है ना, सब पर एप्लीकेबल होगी, सब पर लगेगी। जैसे आप यू समझना कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। तीनों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और तीनों पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमें यह पता है कि तीनों के पास जो है p ऑर्बिटल होंगे। इसके पास भी p ऑर्बिटल है ऐसे, इसके पास भी p ऑर्बिटल है, और भैया मेरे इसके पास भी p ऑर्बिटल है। ध्यान रखना कि जो अपने पास रेजोनेंस होता है ना, उसमें हाफ फिल्ड या फिर ये बोल दो पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल, दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इधर। कहने का मतलब अभी इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है ना, कि ये पी ऑर्बिटल ये पी ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है। लेकिन इधर इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैपिंग होगी, तो इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड जो है वो यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा। और कंडीशन ऐसी आएगी हमारे पास कि ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड, और ये आएगा क्या, CH2, और इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। मैंने लास्ट क्लास में आपको जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बताया था कि यार जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो क्या होता है, वो रियल स्ट्रक्चर होती है। ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ऐसा आएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाते हैं ना, तो मैं आपको इसको वापस से एक बार बता दूंगा कि भाई जितने भी पाई बॉन्ड है ना, वो एज इट इज रखो, जितने भी एटम्स है उन सब की पोजीशन आप एज इट इज रखो। एटम्स की पोजीशन कभी भी रेजोनेंस में चेंज नहीं होगी। इस पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव, है ना। कई बार आपको जो है ना इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी पूछ लेता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कितना। तो आप ये समझो कि हमारे पास कंपाउंड में चार्ज कितना है, प्लस का एक चार्ज है, और +1 चार्ज कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में घूम रहा है, +1 चार्ज जो है ना वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में घूम रहा है। तो यहां पर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये CH2, ये CH और ये CH2 और ये पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर चार्ज आएगा +½ और यहां पर भी चार्ज आएगा कितना, +½ ये हमारे पास कंडीशन होगी। दोनों पर +½ चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि भैया एक चार्ज जो है अपने पास कितनी जगह पर घूम रहा है, 2 जगह घूम रहा है। प्लस का एक 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में डिवाइड होगा, तो एक के हिस्से में कितना, +½ तो +½ जो है वो क्या है, पार्शियल चार्ज ही है।
ठीक। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड एक तरीके से कॉन्जुगेशन है जिसको हम बोलेंगे क्या, पाई सिग्मा और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। इसी में हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखो जरा कि इसी में जो है यहां पर एग्जांपल देख रहे हैं, बेंजीन का एग्जांपल देखते हैं। जो बेंजीन पर अगर आप यहां पर CH2 पॉजिटिव लगा दो तो क्या होगा, ये CH2 पॉजिटिव, इसको जो है वो हम बोल सकते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये जो है अपने पास, ठीक है, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन, इसका नाम होता है, ठीक है, एलाइल कार्बोकेटाइन, और वो है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब वही बात कि यार पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किस तरफ शिफ्ट करूं, आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना, किसी भी कंफ्यूजन में, मतलब किसी भी एक तरीके से कॉन्जुगेशन में आपको कभी भी कंफ्यूजन आए कि यार इलेक्ट्रॉनों को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करें, एक ही काम करना है, आप अट्रैक्शन और रिपल्शन चेक कर लेना कि यार आपको केवल इतना चेक करना है कि कौन सी डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा और कौन सी डायरेक्शन में रिपल्शन होगा। तो आप समझो जरा कि पॉजिटिव सिंगल और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा। तो भैया इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव। देख लो जरा ध्यान से, ये आएगी अपने पास CH2 यहां पर पॉजिटिव, और ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी। अब आगे चलाते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि ये कंपाउंड आपको दिया है और आपको पूछ लेगा कि इस कंपाउंड की कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, तो आपको ऐसे बना के ही चेक करना होता है कि इसकी दूसरी कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेगी। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां, तो भैया इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अगली इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी होगी, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और यहां आएगा CH2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डबल सिंगल पॉजिटिव, तो भैया पॉजिटिव चार्ज इधर है तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो अगली इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहां आ जाएगा क्या, CH2, और यहां पर चार्ज आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा तो पाई बॉन्ड इधर, तो नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी कि भाई ये देखो ये आएगी CH2 और ये है पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये देखो जरा हमारे पास इसकी कितनी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनी। अगर आप इन पांचों को मिलाकर एक हाइब्रिड बनाओगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, जो कि मॉलिक्यूल की क्या होती है, रियल स्ट्रक्चर होती है, तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ऐसा बनेगा कि जितने भी पाई बॉन्ड है वो सारे एज इट इज रखो, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल है, यहां डबल है, यहां डबल है और यहां सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब यहां पर डबल बॉन्ड आएगा कैसा, पार्शियली डबल बॉन्ड, कि कुछ जगह पर सिंगल बॉन्ड है, कुछ जगह पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक्चुअल में वहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड है। फिर देखो यहां डबल बॉन्ड आया, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब बेंजीन की हर एक पोजीशन पर हमारे पास पार्शियली क्या है, डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहां पर जो पूरे में जो हमने क्या लगा दिया, एक तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर इसके बाद देखो चार्ज, भैया इस कार्बन पर पॉजिटिव है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। फिर इस कार्बन पर चार्ज देखो पॉजिटिव है तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां चार्ज है, यहां नहीं है, बाकी किसी भी स्ट्रक्चर में यहां पर इस पोजिशन पर चार्ज नहीं है। फिर इस पोजिशन पर देखना, यहां चार्ज नहीं है लेकिन यहां चार्ज है, फिर यहां चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा। फिर ऐसे ही आप इस ऊपर वाली पोजीशन पर देखो, यहां इस पोजीशन पर चार्ज नहीं है, यहां चार्ज नहीं है, यहां चार्ज है, तो यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक चीज और देखो कि भैया इस पोजीशन पर किसी में भी चार्ज नहीं है, यहां चार्ज नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां इन पोजीशन पर कहीं पर चार्ज नहीं है, तो इन पोजीशन पर चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है बात। तो ये है अपने पास एक तरीके से बेंजाइल कार्बोकेटाइन हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग आपको करनी है, किस तरफ शिफ्टिंग करनी है, जिस तरफ अट्रैक्शन होगा उस तरफ शिफ्टिंग करनी है। या आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कई बार कंडीशन ऐसी आएगी कि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो वो जो है उसको आगे धक्का लगाएगा, आगे धक्का जिस तरफ जो है वो रिपल्शन चल रहा है। आपको केवल एक ही काम करना है कि यार जब भी आप पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करोगे ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन चेक कर लेना, आपका काम हो जाएगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन चेक करना है। अब देखो कि ये हमारे पास है पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट जो कॉन्जुगेशन है वो इसी के जैसा है, पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन। देखिएगा थर्ड, हम तो कॉन्जुगेशन के टाइप देख रहे हैं, सारे कॉन्जुगेशन जितने भी मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवाए थे ना, वो सारे एक एक करके देखेंगे। साथ साथ ही हम यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर रहे हैं, इनको बनाने के कुछ रूल्स भी होते हैं, तो भैया वो रूल्स लगा के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आगे ड्रॉ करेंगे,
है ना। मतलब आगे जो है वो रूल्स पढ़ेंगे, फिर कुछ और एग्जाम्पल हम सीखेंगे। तीसरा जो कॉन्जुगेशन है वो हमारे पास है पाई, सिग्मा और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है कि भाई पाई, सिग्मा, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ये हमारे पास थर्ड कॉन्जुगेशन रहेगा। देखना क्या चीज है पाई, सिग्मा, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। अब समझो कि हमारे पास जैसे ये कंपाउंड है CH2CH और ये है जी CH2-। ठीक है, बिल्कुल आप देखो डबल, सिंगल और ये नेगेटिव, ये कंडीशन है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम सब में हाइब्रिडाइजेशन चेक करें ना, यहां हाइब्रिडाइजेशन देखो कौन सा sp2, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। भाई हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं कैसे, स्टेरिक फैक्टर निकालते हैं, x की वैल्यू, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, कुछ ऐसा चेक करते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही इस पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिख रहा है आपको, देखो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या है, एक लोन पेयर ही होता है। तो यहां पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज, स्टेरिक फैक्टर आ गया कितना 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए कितना sp3। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आगे भी देखेंगे, वापस से देखेंगे, अभी जो है इसके आगे का जो कॉन्जुगेशन आएगा उसमें भी मैं ये चीज आपको दोबारा बताऊंगा कि भाई यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और पॉइंट ये है कि जो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या जो लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, वो कभी भी रेजोनेंस में या उसको जो है वो हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए आप इंक्लूड नहीं करोगे, उसको हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिनेशन के लिए शामिल नहीं करना है। क्या जो लोन पेयर या जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, उसको हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिनेशन के लिए आपको शामिल नहीं करना है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये डीलोकेलाइज्ड है। एक तो वर्ड है लोकेलाइज्ड, एक वर्ड है डीलोकेलाइज्ड। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है डायरेक्टली कि इनमें से जो है वो कौन सा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, कौन सा लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब तो है फिक्स, जो चेंज नहीं होगा, जो वही रहेगा, और डीलोकेलाइज्ड का मतलब है जो कि आगे पोजीशन अपनी बदल सकता है, उसको हम बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड। तो यहां पर जो है वो जो पॉइंट है, मैं पहले ये लिख देता हूं अलग से, है ना, कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विच इज delocalized will not be considered for hybridization determination। ठीक है भैया, ऐसा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो कि डीलोकेलाइज्ड है, उसको आपको हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिनेशन के लिए कंसिडर नहीं करना है। ओके, देखो जरा कि अब स्टार्ट करते हैं कि भाई इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, किस तरफ ड्रॉ करनी है, क्या करना है। ध्यान से देखिएगा कि भाई नेगेटिव चार्ज है, स्टार्ट कहां से करोगे, अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन आ जाए तो नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करोगे कि भाई देखो डबल, सिंगल और ये नेगेटिव चार्ज, ये भी sp2 है, हर एक के पास p ऑर्बिटल है। देख लो, आपको नियर बाई p ऑर्बिटल ढूंढने, बस इतना ही काम करना है। हर एक के पास क्या है, p ऑर्बिटल, ये हो गई जी p ऑर्बिटल, सबके पास p ऑर्बिटल है। तो इन दोनों के बीच में अभी ओवरलैपिंग है, अभी ओवरलैपिंग जो है ना इन दोनों के बीच में है। ध्यान से देखो, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड है, तो अभी इसका मतलब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है। और भाई जितने डिस्टेंस यहां है उतनी डिस्टेंस यहां है, तो अभी ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में भी तो हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो इस नेगेटिव चार्ज को आप किधर शिफ्ट करोगे, इस तरफ शिफ्ट करोगे, है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग इस तरफ हो सकती है। नेगेटिव चार्ज, जब भी आप इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करते हो ना, ध्यान ये रखना है कि भाई चार्ज की शिफ्टिंग या इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन हो। क्लियर है बात। तो अब देखो जरा कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, ये CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड और ये CH2, और यहां पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, ये लो, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि भाई हम बस खत्म, बात होगी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो, तो हम रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसे बनाएंगे, ये CH2, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक, ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर भी आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर देखो जरा यहाँ पर चार्ज कितना है, -1, तो आप देखो हर एक के हिस्से में चार्ज कितना आएगा, -1/2, और यहाँ पर भी चार्ज कितना आएगा, -1/2। ये कंडीशन आएगी, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
क्लियर है बात? तो चलो ठीक है, फिर अगला चौथा कॉन्जुगेशन जो है वो हम देखने जा रहे हैं, और वो है पाई सिग्मा और लोन पेयर कॉन्जुगेशन। पाई सिग्मा और लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखना जरा कि भाई पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन क्या है। सेम टू सेम ऐसी की ऐसी कंडीशन है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कंडीशन है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर आ गया NH2। ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर लोन पेयर। ठीक, तो यहां पर देखना कि ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा sp2, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा sp2। अब यार इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन चेक करना है, तो आप देखो तीन तो इसके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और एक नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है। वही बात दोबारा आती है कि यार सिग्मा बॉन्ड है ना, केवल उसी को शामिल करेंगे, ऐसा लोन पेयर या ऐसा नेगेटिव चार्ज जो कि डीलोकलाइज्ड है। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज जो है कॉन्जुगेशन का पार्ट है, या लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, डबल सिंगल और ये लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है, और डीलोकलाइज लोन पेयर को आपको एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के डिटर्मिनेशन में शामिल नहीं करना है। तो यहां पर स्टार्ट कहां से करेंगे भैया, देखो अभी इन दोनों के p ऑर्बिटल ओवरलैप किए हुए हैं, तो अब इन दोनों के p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या जो लोन पेयर है ना, ये यहां आके बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही यहां आके बॉन्ड बनाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा कि भैया लोन पेयर इधर जा रहे हैं। तो जैसे लोन पेयर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो ये आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, कार्बन पर शिफ्ट होंगे। तो हम ये बोलेंगे कंडीशन ऐसी आएगी, यहां CH2 नेगेटिव, ये CH और ये डबल बॉन्ड, यहां आएगा NH2 और नाइट्रोजन पर चार्ज आ गया कैसा, पॉजिटिव। ये लो जी, ये इसकी क्या बन गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास कंडीशन है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड भी हम चाहे बना सकते हैं, अभी नहीं, हम आगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। चलो भाई, ये तीसरा हो गया पाई सिग्मा और फिर लोन पेयर कॉन्जुगेशन। इसी का हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, देखना जरा, इसी का एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे ये है, मान लो फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल है, हमें इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखो क्या होगा, पहले तो आप देखो कि कॉन्जुगेशन कौन सी डायरेक्शन में है, क्योंकि एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि भैया हमेशा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग आप उसी डायरेक्शन में करवाओगे जिस डायरेक्शन में जो है वो अपने पास एक तरीके से कॉन्जुगेशन होता है। तो यहां पर देखो लोन पेयर सिंगल डबल है ना, या डबल सिंगल लोन पेयर, इस तरफ कॉन्जुगेशन है। तो भाई लोन पेयर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला अभी जो है वो ओवरलैपिंग इन दोनों कार्बन के p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग है। तो अब लोन पेयर ये वाला यहां, तो इस वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां। एक चीज और देखो कि भाई यहां पर कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। अगर कभी किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा लोन पेयर आ जाए, ठीक है, या किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर आ जाए, तो ध्यान रखना एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कि भाई जैसे ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, अब ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन है sp2, तो इसका मतलब ये वाला जो लोन पेयर होगा ना, ये होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और ध्यान रखना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर अगर है तो वो कभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रीजन अभी बताऊंगा, ध्यान से देखना जरा। पहले ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, इफ है ना, इफ मोर देन वन लोन पेयर, more than one lone pairs are present on any atom, then only one lone pair will participate in resonance. Only one lone pair will participate in resonance। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसी का दूसरा फॉर्म है लोन पेयर, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, then it will not participate in conjugation या in resonance। ठीक है भैया जी, देखो जरा कि ऐसा है, ये दोनों पॉइंट एक ही है ना, कि अगर आप ध्यान रखो
कि जब भी एक से ज्यादा लोन पेयर आते हैं तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा और बाकी के जितने भी लोन पेयर होंगे वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे, है ना। केवल एक ही लोन पेयर होगा जो p ऑर्बिटल में होगा, बाकी सारे के सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोन पेयर है वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो, लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो आगे चल के पाई बॉन्ड बना रहा है, और पाई बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कभी पाई बॉन्ड बनाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें एक ही लोब होता है, एक लोब होगा तो वो हमेशा जो है इस तरह की ओवरलैपिंग करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, वो कभी भी लेटरल ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या होता है कि भैया अगर लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, या यूं समझो कि sp2 ही छोड़ो, अगर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा ना, वो कभी पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास। हमें तो फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी थी, तो देखना जरा, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये बिल्कुल अपने पास जो कॉन्जुगेशन है ये कैसा है? ये है भैया लोन पेयर पाई सिग्मा और फिर लोन पेयर कॉन्जुगेशन। तो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं कि ये फिनॉल है, यहां पर OH है, ऑक्सीजन पर चार्ज है, दो लोन पेयर है ना, तो दो में से जो वो एक ही आपको रेजोनेंस में आगे भेजना है। तो भैया एक लोन पेयर को हमने रेजोनेंस में भेज दिया। क्यों? क्योंकि दूसरा लोन पेयर तो किस में है? दूसरा लोन पेयर तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा और वो कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी बनेगी, यहां नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड OH, और एक लोन पेयर एज इट इज रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव, कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं जाता है तो चार्ज पॉजिटिव ही आएगा। फिर भैया देखो डबल सिंगल नेगेटिव, अब ये डबल सिंगल नेगेटिव टाइप का कॉन्जुगेशन हो गया है, तो अब नेगेटिव वाला इधर शिफ्ट होगा तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन पर शिफ्ट होंगे, तो हम ये बोलेंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ये डबल बॉन्ड OH, और ये चार्ज पॉजिटिव, और ये लोन पेयर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में डबल सिंगल नेगेटिव, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, और ये डबल बॉन्ड OH, ये चार्ज पॉजिटिव और ये लोन पेयर। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड ऊपर वाले ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, तो ये डबल और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा OH, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। ये देखो जरा कि ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी फिनॉल की। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी? 5 बनी। ठीक है, तो ये कंडीशन है भैया अपने पास। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि भाई डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन या डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन या डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होगा, जैसे ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ना वो होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक ऐसे ही डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कहा होता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर जो है वो आगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कि आप चाहो तो इसको रेजोनेंस में नहीं भेज सकते कि सर डबल सिंगल और ये लोन पेयर आ गया, इसको कॉन्जुगेशन भेज दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई ये बातें हो गई अपने पास। अगले कॉन्जुगेशन की, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। 4-5 जो भी है, तो वो है पाई सिग्मा और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, पाई सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ये हमारे पास अगला कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ठीक है भैया जी, इसी के जैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा यहां पर जो है ना एक तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट तो क्या है, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक वैसा ही है ना। ये देखो कि डबल सिंगल और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? ये भी मेरे भाई कॉन्जुगेशन का ही एक टाइप है। डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉन्जुगेशन का ही एक टाइप है। कैसे चलेगा कॉन्जुगेशन? तो भाई देखो जरा वही बात कि अभी जो है वो इन दोनों की p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग है, अभी इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग है, तो अब इसके पास भी sp2 इनके पास भी p ऑर्बिटल है, तो इनमें ओवरलैपिंग जब होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए,
है ना। और एक बॉन्ड बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन इधर से आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से आएगा, और दोनों जो है वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इस वाले कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो CH2, ये CH और ये CH2, यहां पर ओड इलेक्ट्रॉन। ये लो जी, ये इसके लिए क्या बना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो ये हमारे पास है डबल, सिंगल और ओड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। तो ये भी एक तरीके का कॉन्जुगेशन का ही क्या है, टाइप है। उम्मीद करते हैं क्लास आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो अपने पास लास्ट कॉन्जुगेशन का टाइप है ना, वो है भैया जी वैकेंट ऑर्बिटल वाला, कि कई बार जो है वैकेंट ऑर्बिटल भी मिल जाते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस में भी कॉन्जुगेशन होता है। देखना जरा, यहीं लिख देता हूं मैं। फिर भाई हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के कुछ रूल पढ़ेंगे। रूल पढ़ने के बाद अलग अलग कंपाउंड के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यही अपनी क्लास का टॉपिक है। हाँ जी, देखो करना क्या है कि नेक्स्ट इज पाई सिग्मा बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। अब भाई इसमें देखो आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह के कंपाउंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, किस तरह के कंपाउंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जैसे एग्जांपल से, इसमें डायरेक्टली एग्जांपल से ही मैं आपको बताऊंगा। CH2 और ये Cl, इस कंपाउंड को ध्यान से देखना कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं है। भैया जी देखो जरा, बात ऐसी है कि नेगेटिव सिंगल और ये लोन पेयर, ठीक है, ये कंडीशन है। तो आप कहोगे कि सर नेगेटिव सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन लोन पेयर के कारण नहीं है। इसमें कॉन्जुगेशन है भैया जी, आप क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और ये आया 3d0। इसके पास d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तो यहां वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक है। और भैया क्लोरीन के पास क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण यहां पर कॉन्जुगेशन है। और इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी कि ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर आएगा, क्योंकि इधर वैकेंट d ऑर्बिटल है ना, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज किधर देगा, वैकेंट d ऑर्बिटल में देगा। और वैकेंट d ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज देगा तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, ये Cl, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भैया, ठीक है। और वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से इसमें कॉन्जुगेशन है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आप एग्जांपल देखो, हमारे पास है CH2। अब देखो यार कि डबल, सिंगल, और यहां पर जो है वो ना तो लोन पेयर है, ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव चार्ज है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन भैया इसमें भी रेजोनेंस है। क्यों है रेजोनेंस, तो समझना कि जो बोरोन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बोरोन का 1s2 2s2 2p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप ध्यान से देखो जरा कि भाई बोरोन के पास जो है ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसके पास जो है क्योंकि वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर जो है वो रेजोनेंस है, इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है। कैसे होगा, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो p ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जिधर कोई इलेक्ट्रॉनों को जो है वो एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है, बोरोन के पास कमी है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। ये मैं बार बार आपको बोल चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जिस डायरेक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्शन मेजर है। मतलब आपको ओवरऑल क्या करना है, अट्रैक्शन और रिपल्शन चेक करना है कि किस तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, किस तरफ रिपल्शन हो रहा है। तो यहां हमारे पास इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनी, CH2, ये CH डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा BH2, यहां कार्बन पर चार्ज आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास कुछ एक टाइप है कॉन्जुगेशन के, सारे टाइप हमने देख लिए। अब भैया जी बात ऐसी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते टाइम पर कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ एक पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, हाँ तो भैया देखो जरा कि अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वैसे तो हमने मोटा मोटी सीख लिया है बनाना कि कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर भी कुछ एक पॉइंट है जो कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम पर ध्यान में रखने हैं।
तो एक एक करके हम दोनों तीनों पॉइंट देखेंगे। देखो जी, हाँ भैया स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक है रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो जी कि भाई सबसे पहला रूल तो ये है कि जो रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस में हमेशा केवल और केवल जो पाई बॉन्ड होता है ना उसके इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। रेजोनेंस में कभी भी सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होगी, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि भाई रेजोनेंस में कभी भी एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है, एटम्स जो जहां है वो वहां ही रहेगा। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट सबसे पहले लिखूंगा कि इन रेजोनेंस ओनली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक्स पार्ट। ठीक है, तो केवल और केवल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। सो ओनली पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज्ड, विल बी चेंज्ड। ठीक है, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स एंड पोजीशन of all atoms will remains same। ठीक है, कि भैया मेरे जितने भी अपने पास एक तरीके से सिग्मा बॉन्ड है ना, जितने भी एटम्स है उन सब की पोजीशन सेम होगी। ठीक है, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें एटम्स की पोजीशन बदले, यानी कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसमें एटम्स की पोजीशन बदले या जिसमें सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन बदले। आपको केवल और केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन को बदलना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको यह दे दिया कि हमारे पास एक तो ये कंपाउंड है, ठीक है, एक हमारे पास कंपाउंड ये है CH2 और यहां आ गया OH और ये CH3, है ना। ये दो कंपाउंड आपको दे दिया, बोल दिया कि क्या ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है या इनमें क्या रिलेशन है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो अभी क्या रिलेशन है ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि भैया हमने जो है वो पूरी चीजें अभी नहीं पढ़ी है। मैं अभी के लिए बता देता हूं, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकती, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी जो है वो अपने पास सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन नहीं बदलेगी, एटम्स की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। यहां पर क्या हुआ है, एटम की पोजीशन चेंज कर दी। इसने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन पर भेज दिया और जो है वो डबल बॉन्ड को जो है वो इधर कार्बन और कार्बन के बीच में भेज दिया। तो भाई एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी, चाहे वो कोई भी एटम हो। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोनों जो है ना बोथ आर टॉटोमर्स, टोटोमर्स, है ना। अब यार ये टोटोमर्स क्या होते हैं, टोटोमेरिज्म क्या होती है, तो ये एक आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है और इसके लिए हमें जो है वो ये जीओसी की जरूरत पड़ती है टोटोमेरिज्म पढ़ने के लिए। तो हम टोटोमेरिज्म को इसी चैप्टर के लास्ट में जो है वो कवर करेंगे, है ना। वैसे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, लेकिन भैया टोटोमेरिज्म को हम रेजोनेंस के बाद जो है वो हम टोटोमेरिज्म को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात? चलो जी, ये हुई एक बात। दूसरा जो पॉइंट है ना इसमें वो ये है कि भाई जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हो, आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करी, तो ध्यान ये रखना है कि सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उतने ही सब में जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सब में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगला पॉइंट यही है कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल। ठीक है, कि भैया सब में जो है वो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, देखना जरा कि भैया एक एग्जांपल है हमारे पास ये वाला, है ना।
जैसे ये चलो एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। ये है अपने पास 1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें कॉन्जुगेशन की कंडीशन है कि डबल सिंगल डबल, ये तो कॉन्जुगेशन है, तो इसमें पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, तो इसमें कॉन्जुगेशन की कंडीशन आ रही है। अब यार इसमें कॉन्जुगेशन है तो इसमें रेजोनेंस चलेगा, तो मुझे बताओ इसमें अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अभी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। मुझे बताओ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई ओड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या इसमें, नहीं है ना, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अब आपने क्या किया, इसमें जो है वो रेजोनेंस चलाया, तो इसमें रेजोनेंस कैसे चलाते हैं ये मैं बता चुका हूं आपको। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करनी है, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो भैया इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनेगी ना, वो हम ये वाली इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां माइनस है और यहां पर क्या है, प्लस है, ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ओके, अब किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया है ना, और किसी ने कहा कि सर काम करो, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकती है, कि एक इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं हम कि भाई एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो एक काम करो ना सर, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो ऐसे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन दोनों को यहां पर बॉन्ड बना दो, एक जो है वो यहां इलेक्ट्रॉन बच गया, एक यहां इलेक्ट्रॉन बच गया, ये भी तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो सकती है। ये काम हम फ्री रेडिकल में करते हैं, है ना, ये सेम काम हमने फ्री रेडिकल में किया। जैसे एग्जांपल के लिए हम साथ साथ एक एग्जांपल और देखेंगे, जैसे भैया मेरे CH2CH और ये CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है, ये कंडीशन है। अभी इसमें मुझे बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो मैंने कहा ना एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड का इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब आपने ड्रॉ करी तो CH2 और ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी। तो ऐसे ही जो है वो किसने कहा कि सर एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, ऐसा कर लो, बीच में बॉन्ड बना दो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, एक यहां रह जाएगा। लेकिन भैया ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नॉट एक्सेप्टेबल। अब ऐसा क्यों, है ना, इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए, है ना। और इसमें देखना, इसमें मुझे बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी, 0, तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक्सेप्टेबल, ये तो एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है कि भैया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो ना, सब में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। भैया दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल है, बिल्कुल, ये दोनों की दोनों क्या है, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल, है ना, कि इस कंपाउंड के लिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस कंपाउंड के लिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड पॉइंट है, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम पर आपको क्या करना है, बहुत ध्यान में रखना है। फिर देखो जी, एक पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, वो हमारे पास ये है कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हो ना, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते टाइम पर ध्यान ये रखोगे कि भाई अगर कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट आ जाए, जैसे हमारे पास हो गया नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। तो कोई भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में भैया जी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। ये हमारे पास अगला थर्ड रूल, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसके लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई सेकंड पीरियड के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। 8 हो सकते हैं, 8 से कम भी चल सकते हैं, लेकिन भैया 8 से ज्यादा नहीं होंगे। देखना कैसे, है ना, कि थर्ड रूल इज देयर शुड नॉट बी मोर देन, हाँ तो भैया देखो जरा, देयर शुड नॉट बी मोर देन 8 electrons in the outermost shell of second period element, ठीक है भैया जी। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने
चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है इन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक कंपाउंड है जी CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर कंपाउंड दे रखा है NH3+। ये इस तरीके का आपको कंपाउंड दे रखा है। अब आपको बोल दिया कि क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इनमें से कौन से कंपाउंड में रेजोनेंस है, कौन से में रेजोनेंस नहीं है। देखने पर लग रहा है कि डबल सिंगल पॉजिटिव, देखने पर लग रहा है कि यहां पर रेजोनेंस है, देखने पर लग रहा है कि इसमें कॉन्जुगेशन है, लेकिन वास्तव में यहां ऐसा नहीं है। अब देखना क्यों नहीं है। तो भाई अगर आपने क्या किया कि इस कंपाउंड में यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि हमें तो यही पता है कि पॉजिटिव क्या करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट खींचेगा। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आपने इस तरफ शिफ्ट किया। जैसे ही शिफ्टिंग करोगे CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन है। हमें पता है कि भैया एटम्स की पोजीशन तो बदलनी नहीं है, तो नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। ये कंडीशन आएगी। अब ध्यान से देखो जरा, है ना, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और भैया जी नाइट्रोजन की औकात नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ रख सके। नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। अगर मान लो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल जैसी कोई चीज होती, तब तो जो है ये चीज पॉसिबल हो सकती थी। लेकिन सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट आए तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। 8 होंगे चलेगा, काम दौड़ेगा, 8 होंगे तो, है ना। 8 से कम होंगे ना तो भी काम चलेगा, लेकिन भैया जी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की औकात सेकंड पीरियड के एलिमेंट में नहीं है। हो गया, ठीक है। जैसे भी हमारे पास, तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना इसकी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो जी, ऐसा ही एक और केस, जैसे CH2 CH और यहां पर दे दिया ये, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अब देखने पर लग रहा है डबल सिंगल और ये पॉजिटिव चार्ज, देखने पर लग रहा है कि यार यहां पर जो है वो हो सकता है रेजोनेंस हो जाए, क्या पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दे तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो करके देखते हैं, देखना क्या होगा कि जैसे ही आप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करोगे ना, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करते ही हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, डबल बॉन्ड O और ये H और एक लोन पेयर इस पर बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन मिलते पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो गया, खत्म हो गया ना। अब देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और भैया ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के होते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं चलेगा, इस कंपाउंड में भी रेजोनेंस नहीं चलेगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एक हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है भैया जी, देखो जरा कि देखने पर आपको लगेगा कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन रेजोनेंस में, चलो अब बात कर लेते हैं। देखने पर आपको लगेगा कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, लेकिन वास्तव में इसमें रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया देखो जरा, डबल सिंगल पॉजिटिव, अगर आपने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो जैसे ही इस डबल बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करोगे हमारे पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ये H और यहां डबल बॉन्ड, है ना, ये कंडीशन आ जाएगी, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आप इलेक्ट्रॉन चेक करो, यहां पर कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भैया जी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये पॉसिबल नहीं है, औकात नहीं है नाइट्रोजन की 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी की सारी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन सब में से ये तीनों कंपाउंड जो मैंने लिखवाया ना, इन तीनों में जो रेजोनेंस नहीं होता है वास्तव में, ध्यान ये रखना है। ठीक है, और देखने पर जो है वो लगेगा कि कॉन्जुगेशन है, ऐसा ही नहीं कि 3 एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि भाई कौन से कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, कौन से में कॉन्जुगेशन नहीं है, और सारे के सारे ऐसा ही देखने को मिल रहा है, डबल सिंगल ऐसी कोई कंडीशन है, वहां एक पॉइंट ये जरूर आप चेक कर देना कि भाई अगर रेजोनेंस चला रहे हैं तो किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहे हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहे हैं, और जहां सेकंड पीरियड के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ओके,
तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट देखो, वैसे तो ये पॉइंट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो है वो इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो है वो आपको अब तो पता चल ही गया होगा। पॉइंट ये है कि भैया जी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर जो भी लोन पेयर होगा ना, वो आपको कभी रेजोनेंस में नहीं भेजना है। वो लोन पेयर हमेशा लोकेलाइज्ड रहेगा। मैंने अभी बात करी थी, एक तो लोकेलाइज्ड होता है, एक डीलोकेलाइज्ड होता है। लोकेलाइज्ड का मतलब जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो लोन पेयर अपनी जगह रहेगा, अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, अपनी जगह बना रहेगा, वो लोकेलाइज्ड। और दूसरा है डीलोकेलाइज। तो डीलोकेलाइज का मतलब क्या होता है, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो लोन पेयर क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि लोन पेयर प्रेजेंट ऑन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन will not participate in रेजोनेंस। ठीक है, तो वो जो है वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो होते हैं ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि भैया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। और रेजोनेंस से में तो क्या होता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, पाई बॉन्ड बनता है ना। तो इसका रीजन भी मैं लिख देता हूं, बिकॉज लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड orbital does not takes part in resonance। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। 3-4 पॉइंट हो गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। फिर देखो जरा थोड़ा सा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ कंपाउंड लेते हैं ठीक है, और उन कंपाउंड में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हमें अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने भी आनी चाहिए कि भाई कौन से कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ड्रॉ होगी। इसके अलावा जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, क्योंकि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो तो सारी की सारी कैसे होती है, हाइपोथेटिकल होती है, नॉन रियल होती है, इमेजनरी होती है। और रियल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो यहां हम कुछ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं अलग अलग कंपाउंड्स की, और फिर इसके बाद में जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, ये शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कि किसी भी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर आप आसानी से बना पाओगे, है ना। देखो जी, अच्छा एक चीज और बता देते हैं यही साथ में, जब इतना हमने पढ़ी लिया तो एक पॉइंट और हम लिख लेते हैं ना। तो हमारे पास एक पॉइंट है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो जी कि यार ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होती है ना। देखो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसी होती है जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है ना। एक जैसी होने का मतलब है जिनमें चार्ज जो है वो एक ही एटम पर सेम चार्ज होगा, और पाई बॉन्ड भी इक्वल होंगे, उनमें जो सिग्मा बॉन्ड भी इक्वल होंगे, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे सिमिलर होती है। वो वैसे आप पहचानने के लिए बता रहा हूं, वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। बाकी सही डेफिनेशन ये है कि भैया जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है ना, उनकी एनर्जी इक्वल होगी और उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनकी एनर्जी और जिनकी स्टेबिलिटी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो मैं ये लिखूंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स which have equal energy and equal stability, ठीक है, are known as equivalent
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनकी एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपने पास होती है उनकी स्टेबिलिटी और उनकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा सेम होगी, है ना। तो ये बात है अपने पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। एग्जांपल के लिए देखो, अब यहीं पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना भी सीखेंगे। भैया जी सबसे पहला आता है कार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बोनेट की स्ट्रक्चर, इसका थोबड़ा कुछ यूं होता है ना, ये कार्बोनेट की स्ट्रक्चर है। अब आप देख लो, सबसे पहले जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये चीज ध्यान में रखना कि कॉन्जुगेशन चेक कर लेना, कॉन्जुगेशन कौन सी डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हमेशा हमें उसी डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में क्या हो, रेजोनेंस हो, जिस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन हो। तो यहां पर देखो डबल, सिंगल और ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव। अच्छा एक चीज और कि अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करना है, या फिर आप हमेशा इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करोगे जिस तरफ अट्रैक्शन हो रहा हो उस तरफ शिफ्ट करोगे, है ना। जिधर अट्रैक्शन होगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर ही क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। अब समझना अट्रैक्शन कैसे चेक करें, तो या तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, किधर अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉनों पर, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा उधर अट्रैक्शन होगा। अब यहां पर देखना जरा कि यार यहां तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, तो अट्रैक्शन किधर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्शन होगा। इनमें से चेक करो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो ऑक्सीजन है ना। तो भैया जी ये वाला जो ऑक्सीजन है ये पाई बॉन्ड का ऑक्सीजन है, पाई बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही उस ऑक्सीजन के बॉन्ड पर मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, यहां चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां देखो जरा कि इसकी पहली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये वाली बनी, डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना, यहां पर जैसे ही ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, है ना, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आते ये वाले इलेक्ट्रॉन भी तो इधर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा ही होगा कि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुए तो इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे यहां पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो है वो क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी है। डिफरेंस कुछ नहीं है, तीनों जो है वो एक जैसी है देखने में। कैसे, यहां एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहां पर भी एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहां पर भी एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। दो ऑक्सीजन ऐसे जिन पर -1 चार्ज है, दो ऑक्सीजन ऐसे जिन पर -1 चार्ज है, दो ऑक्सीजन ऐसे जिन पर -1 चार्ज है। तो भैया ऐसी कंडीशन जब भी आए कि सेम एटम पर सेम चार्ज हो, पाई बॉन्ड इक्वल हो, है ना, तो ये तीनों की तीनों वास्तव में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसकी कितनी, तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। इन तीनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, इन तीनों की एनर्जी इक्वल है, और मैंने आपको पहले भी बताया था जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्योंकि इन तीनों की तो स्टेबिलिटी और एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो इसलिए इन तीनों के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सेम होगा। जब आप इससे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, जितने भी सिग्मा बॉन्ड है वो तो सारे एज इट इज रखो। फिर रही बात पाई बॉन्ड की, तो भैया यहां सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहां डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, ये लो ऐसी कंडीशन आएगी। फिर भैया मेरे यहां डबल बॉन्ड है लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। फिर इसके बाद देखो जरा, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, ऐसी कंडीशन आएगी। अब रही बात चार्ज की, तो आप देखो माइनस का 2 चार्ज है ना, माइनस का दो चार्ज कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में घूम रहा है, 3 में घूम रहा है, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, -2/3। तो इस पर -2/3, ये -2/3 और ये -2/3। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहां से हमें उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो रेजोनेंस स्टार्ट करते टाइम पर मैंने बताया था कि यार इसमें 2 सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो एनर्जी देने पर क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड पहले ब्रेक होना चाहिए, डबल बॉन्ड बाद में ब्रेक होना चाहिए, 2 बॉन्ड पहले ब्रेक होंगे, एक बॉन्ड बाद में ब्रेक होगा। लेकिन जब एनर्जी दी गई, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो सारे के सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक होते हैं। और इसका कारण यह हो सकता है कि भैया हर जगह का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से क्लियर है कि हर जगह का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये हमारे पास भैया रेजोनेंस है। क्लियर है बात। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनी। तो इस वाले एग्जांपल से आपने क्या सीखा कि भाई नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो तो शिफ्टिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करनी है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ आपको बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हैं, या जिधर अट्रैक्शन हो उधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने। एक एग्जांपल से बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जैसे हमारे पास कंडीशन है CH2 डबल बॉन्ड CH
हम क्या कर रहे हैं, हम भैया जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सीख रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो सीख रहे हैं। इस कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी है। बहुत ध्यान से देखना कि भाई सबसे पहले तो देखते हैं इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन तो है। अब जिस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन है उधर ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अब यार इलेक्ट्रॉनों को पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, इधर भी तो कॉन्जुगेशन है, तो इधर शिफ्ट करूं या इधर शिफ्ट करूं? तो भैया तरीका ये है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, जो भी यहां इसके आसपास जो भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी तो CH2 ये आया CH, यहां आएगा CH, ये चार्ज है कैसा, पॉजिटिव, यहां आ जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर है? फिर देखो जी अब क्या होगा कि ये वाला पाई बॉन्ड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। अगर इसको अट्रैक्ट कर दिया तो सेम ये वाला रिपीट हो जाएगा। तो हम आगे इसको चलाते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी। ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH और ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये लो जी, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई है ना। टोटल कितनी बनी, 1 2 और ये 3, टोटल इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। आप चाहो तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड भी इससे बना सकते हो। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कितना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो भैया जी जितने भी पाई बॉन्ड है पहले तो सारे रखो एज इट इज, ये सारे पाई बॉन्ड जो है ना, सॉरी पहले जितने भी सिग्मा बॉन्ड है सारे एज इट इज रख दिए। एटम्स की पोजीशन सब में क्या है, सिमिलर है। अब भाई जहां जहां पर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, चेक कर लो। जैसे यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, यहां आएगा पार्शियली डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक ऐसे ही यहां डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड। आप हर जगह देखो जरा कि ऐसी कंडीशन आएगी। चार्ज भी चेक कर लेते हैं भैया जी, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, यहां कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहां चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव, यहां पार्शियली पॉजिटिव, यहां पार्शियली पॉजिटिव। आपको पूछ लिया इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो कि प्लस का 1 है, 3 जगह घूम रहा है, तो हर एक कार्बन के हिस्से में कितना आएगा, +1/3 आएगा। ओके, क्लियर है बात? ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इनमें से आपको पूछ लिया कि कौन कौन सी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मुझे बताओ इनमें से कौन सी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो पहली और तीसरी देखने में बिल्कुल एक जैसी है, यहां पर दोनों में पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में जो टर्मिनल कार्बन है दोनों, है ना, ये टर्मिनल कार्बन है और इसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर भी ऐसा ही टर्मिनल कार्बन और बाजू वाले पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर इसके आगे भी डबल बॉन्ड है, सेम टू सेम यहां पर भी डबल बॉन्ड और टर्मिनल कार्बन पॉजिटिव। तो ये देखने में बिल्कुल एक जैसी है, इनकी एनर्जी सेम है, तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों की दोनों क्या है, दोनों की दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इन दोनों की स्टेबिलिटी भी बराबर है। अच्छा, आपको यह पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो हमें यह पता है कि फर्स्ट और थर्ड तो स्टेबल है, लेकिन अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ये पॉइंट है भैया, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, ये पॉइंट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे हैं। और देखना एग्जांपल, है ना, और एग्जांपल सीखते हैं भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। हमने नेगेटिव का एग्जांपल देख लिया, हमने पॉजिटिव का एग्जांपल देख लिया, कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें लोन पेयर हो। हालांकि नेगेटिव और लोन पेयर ये दोनों एक जैसे हैं, एक ही कंडीशन है। देखो अभी हमने फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करी थी, कुछ अलग करते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरेन। आपको बोल दिया कि भाई इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और जितनी भी बनेगी उनमें से इक्विवेलेंट कितनी होगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, लोन पेयर से। पहली बात तो देखो ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो रेजोनेंस जब होगा तो एक बार में केवल एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और स्टार्टिंग कहां से करनी है, बस लोन पेयर की शिफ्टिंग से। तो लोन पेयर की शिफ्टिंग करवानी किस तरफ करवानी है, जिस तरफ कॉन्जुगेशन होता है उस तरफ करवानी है। तो देखो डबल सिंगल लोन पेयर, कोई भी एक लोन पेयर इधर शिफ्ट कर दो, ये वाला जो है वो बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जैसे शिफ्ट होगा तो इस पाई बॉन्ड पर रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन की वजह से ये इसको धक्का लगाएगा तो ऊपर वाले कार्बन पर इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। इसकी सबसे पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली बनी है। देखो जी, एक लोन पेयर तो एज इट इज है,
क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पर चार्ज आएगा नेगेटिव और येलो। ठीक है, ये इसकी पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी है। फिर आगे क्या होगा, तो नेगेटिव सिंगल डबल, ये नेगेटिव को यहां शिफ्ट कर दो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी। ठीक है, यहां चार्ज नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, फिर यहां पर जो है वो अपने पास एक लोन पेयर है और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसी कंडीशन। अब देखना ध्यान से कि भाई नेगेटिव सिंगल और ये पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन दिख रहा है। अगर आपने क्या किया, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, तो जैसे ही शिफ्ट करोगे तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर आप ये बनाते हो तो भैया जी आपने यहां पर अर्थ का अनर्थ कर दिया है, बहुत ज्यादा गड़बड़ आपने कर दी है। क्यों, ये वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी गलत है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे ही ये वाला पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा ना, तो ध्यान से देखो, नेगेटिव सिंगल डबल, ये वाला जो है ना इस पर रिपल्शन होगा और ये अगले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आगे जो है वो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अभी और बनेगी। नेगेटिव चार्ज को यहां शिफ्ट कर दो तो ये वाला आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तब तक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लगातार ड्रॉ करनी है जब तक कि पहले वाली स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए, है ना। ये डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, फिर ये वाला इधर। अब जो है ना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट कर दो, ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दो, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो भैया जी ये देखो कि लास्ट में जो स्ट्रक्चर हमने इनिशियली ली थी वो वापस से क्या हो गई, रिपीट हो गई। आपको पूछे कि कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसमें बनी है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये तो है नहीं, ये 4, ये 5 और 6। भैया 6 और फर्स्ट दोनों तो एक ही है, इनको इक्विवेलेंट भी नहीं बोलेंगे, ये आइडेंटिकल है दोनों, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। इनमें ना तो पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, दोनों एक ही आइडेंटिकल है। अब सवाल ये कि इनमें से इक्विवेलेंट कौन सी होगी, चेक करते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा इसमें पूछे कि कितनी बनी, 5 ही बनी है, वो तो एक ही है, या तो उसको शामिल कर लो लास्ट वाली को, या पहले वाली को शामिल कर लो। अब इक्विवेलेंट ढूंढते हैं इनमें से। भैया जी देखो, फर्स्ट वाली जैसी तो इन पांचों में से कोई भी नहीं है ना। दूसरी और आप देखो पांचवी, इन दोनों को ध्यान से देखो, सेकंड एंड फिफ्थ, इन दोनों को ध्यान से देखो कि भैया देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, एक पाई बॉन्ड इधर, इसमें एक पाई बॉन्ड इधर। ऑक्सीजन से 1 2 3, ऑक्सीजन से थर्ड एटम पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर ऑक्सीजन से 1 2 3 थर्ड पर नेगेटिव चार्ज है। तो मैं बोलूंगा सेकंड एंड फिफ्थ दोनों की दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अलावा थर्ड और फोर्थ को देखो ध्यान से, ये भी इक्विवेलेंट है। कैसे, वही डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। आप कहोगे कि सर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो जो है वो यहां पर भी था पॉजिटिव चार्ज वाला, लेकिन भाई इसमें देखो ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन के जस्ट आगे वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी ऑक्सीजन के जस्ट आगे वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन के आगे वाले फिर उसके आगे वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या हो गई, डिफरेंट हो गई ना। तो इसलिए जो है मैं बोलूंगा थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों की दोनों भी क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो है ही नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप इन सबको मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो तो भैया मेरे रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा। ठीक है, देख लो कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, जो एक तरीके से डबल बॉन्ड है, वो पूरी रिंग में घूम रहे हैं, तो पूरी रिंग में जो क्या आएगा, सर्कल आएगा। फिर नेगेटिव चार्ज चेक कर लेते हैं, यहां है नेगेटिव चार्ज, यहां नहीं है, तो यहां पार्शियल नेगेटिव। फिर देखो यहां नेगेटिव चार्ज है या इसमें नहीं है, तो यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव। फिर देखो यहां नेगेटिव चार्ज है, इसमें नहीं है, तो यहां पार्शियल नेगेटिव। यहां नेगेटिव चार्ज है, इसमें नहीं है, पार्शियल नेगेटिव। और ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास एक तरीके से वैल्यू हो गई। ठीक है ना, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, जो कि रियल स्ट्रक्चर है। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। ठीक है, तो भैया ये है, क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, कुछ एग्जाम्पल हम और लेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। लोन पेयर का हमने सीख लिया, पॉजिटिव चार्ज का हमने सीख लिया, इसके अलावा नेगेटिव चार्ज का हमने सीख लिया। एक दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम और बनाएंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी।
है ना, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि यार अलग अलग तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कि 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा आपको और बोलेगा कि इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। क्लियर है बात। तो भैया यहां से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जो है वो चैनल को खूब शेयर करें, क्योंकि भाई देखो अपना एक ही टारगेट है, एक ही मोटिव है कि केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, यही अपना मोटिव है। तो खूब शेयर करें और जल्दी से जल्दी जो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें, ताकि हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर सकें। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़े, खूब बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।